हाय फ्रेंड्स, अभी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है और अभी मैं केवल 50 क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी टाइम तो बहुत कम है। कल मॉर्निंग से आपका एग्ज़ाम है। आप बस इसको 50 क्वेश्चन ही तैयार करो और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है सीपेट जेई का। तो आप इसको तैयार करो, अच्छे से देखो। और बाकी वीडियो जो मैंने बना रखे हैं, जैसे एग्ज़ाम के लिए लॉगिन कैसे करना है, वो वीडियो जाके देखो। जिसको भी लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर फिर भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो कल जब लॉगिन करोगे उस टाइम मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है? कॉल कर लेना या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज दे देना अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो। और बाकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा मैं। वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करो और सारे पीडीएफ मैं ग्रुप में देता रहता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पीडीएफ को भी पढ़ सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम होता है हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, टाइम काफ़ी लगेगा इसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसका। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन है। सदिश राशि पूछ रहा है कि सदिश राशि कौन है। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है पॉलिटेक्निक वालों के लिए। वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़ का एक वीडियो बना रखा हूँ मैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। उस पर पूरा डिटेल में बताया हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, सदिश राशि होता है, और स्केलर क्वांटिटी मीन्स अदिश राशि। तो वेक्टर क्वांटिटी हमें सदिश राशि बताना है। सदिश राशि क्या होती है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों होती है, जिसमें डायरेक्शन एंड रिजल्ट दोनों होती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो देखिए टाइम क्या है, टाइम को शो करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वर्क को भी शो करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, और हीट को भी शो जब हम इंडिकेट करेंगे तो इसके लिए हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है इसको शो करने के लिए। बट एंगुलर मोमेंट जो है ना, एंगुलर मोमेंट को जब भी हम शो करेंगे तो उसमें डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में मोमेंट लग रहा है। तो इसके लिए एंगुलर मोमेंट में हमें डायरेक्शन और परिमाण दोनों की ज़रूरत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एंगुलर मोमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसका नेक्स्ट है कि देयर आर 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, नेमली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ वी कैन डिराइव। बोल रहा है कि न्यूटन के 3 लॉ हैं, 3 नियम है न्यूटन के वेलोसिटी से रिलेटेड। आपने पढ़ा भी होगा और मैं बताया भी हूँ एक वीडियो में, वो पॉलिटेक्निक वालों के लिए, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। न्यूटन के 3 लॉ हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ हैं। तो पूछ रहा है कि हम कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं, मतलब ये तीनों एक दूसरे से क्या रिलेटेड है या फिर अलग अलग है, तो वही पूछ रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है सेकेंड एंड थर्ड लॉ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, ये गलत है। सेकेंड और थर्ड पहले नियम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर सी देखिए, सी क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ फ्रॉम द थर्ड लॉ। बोल रहा है कि जो तीसरा नियम है, तीसरे नियम से हम पहला और दूसरा नियम प्राप्त कर सकते हैं, ये भी गलत है, नहीं कर सकते हैं। और डी ऑप्शन क्या है आपका कि ऑल द लॉज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तीनों लॉ एक दूसरे से मतलब इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, ये भी गलत है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी में क्या दिया है, थर्ड लॉ एंड फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकेंड लॉ। जो थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ है ना, वो सेकेंड लॉ से हम प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, एफ बराबर एम ए। जो तो हम सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ ये दोनों भी हम डिराइव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और इसको डिराइव करके मैं भी बता देता आपको कि कैसे आता है सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ, लेकिन काफ़ी लंबा प्रोसेस है उसका, तो उसमें टाइम लगेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, आँख के रेटिना पर बनी किसी बिंदु की छवि होती है। बोल रहा है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ आई इज। जो रेटिना पे हमारी पिक्चर बनती है ना,
उसका क्या उसका नेचर कैसा होता है। जो रेटिना पे हमारी पिक्चर होती है वो रियल पिक्चर बनती है और उल्टा बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फॉर इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर द सेकेंडरी कॉइल इज मेड ऑफ। बोला कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कॉइल होती है वो जो पहली कॉइल होती है उसकी अपेक्षा कैसा होता है। तो जो सेकेंडरी कॉइल होती है ना वो क्या होती है, पतले तार की बनाई जाती है, पतले कॉपर ऑफ मैनी टर्न्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो सेकेंड प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दो टाइप के कॉइल पाए जाते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर में। तो प्राइमरी कॉइल में क्या होता है ना, जो नंबर ऑफ टर्न होता है ना वायर का वो कम होता है और उसका थिकनेस मोटा होता है। केबल जो होता है मोटे थिकनेस का होता है, और सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, केबल का थिकनेस कम कर दिया जाता है और वो नंबर ऑफ जो रोटेशन टर्न होता है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पतले तार का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 है एम्पेयर सेकेंड स्टैंड फॉर द यूनिट ऑफ। एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पहले, 3-4 वीडियो पहले मैंने बताया था फिजिक्स का। तो उसमें मैं आपको बताया था, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मैंने बताया हूँ इसको, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इसको, काफ़ी अच्छे से बताया था मैं कि बोल एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। पूछ रहे एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, एम्पियर सेकेंड पावर का नहीं होगा, एनर्जी का भी नहीं होगा, ईएमएफ का भी नहीं होगा, किसका होगा, चार्ज का होगा, आवेश का, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। विद्युत आवेश का फार्मूला क्या बताया था मैंने, Q बराबर IT, आई का मात्रक एम्पियर और T का मात्रक सेकेंड, ठीक है। तो एम्पियर सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा, फार्मूले से इसका मात्रक निकला है। और जनरल जो इसका यूनिट होता है क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का जो दूसरा यूनिट है कूलाम है, और क्या है, एम्पियर सेकेंड, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका, एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक है कूलाम का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 आपका, द मिरेज इज ए फिनोमिनन दैट रिजल्ट ऑफ। मिरेज क्या है, ये मृगरचिका बोलते हैं इसको हिंदी में, मृगरचिका। ये किसके कारण होता है, किसके कारण मृगरचिका होता है, जो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन के कारण मृगरचिका का इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए बोला कि व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम। बोला कि जब किसी बॉडी का वेलोसिटी डबल कर दिया जाता है, यानी कि वेग दोगुना कर दिया जाता है, तो जो उसकी गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी, उसमें क्या इफेक्ट होगा। तो जब वेलोसिटी आप डबल करोगे ना तो उसका काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो चलिए देखता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी है, क्वाड्रपल 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना कैसे होगा, जो आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, K = 1/2 mv²। तो 1/2 इंटू m सेम रहेगा और v की जगह क्या हो जाएगा 2v², ठीक है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो आपका काइनेटिक एनर्जी आएगा वो 4 गुना आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 4 गुना। और एक काइनेटिक एनर्जी का एक क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और बहुत अच्छे से समझाया हूँ मैं इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन क्लाइंबिंग टू हिल बेंड फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू। बोला कि जब कोई आदमी ऊंचाई पे चढ़ता है, यानी कि पहाड़ पे जब चढ़ता है तो आगे की ओर झुक जाता है। आगे की ओर क्यों झुकता है, इसका क्या रीज़न है। तो उसके आगे की ओर झुकने का एक ही रीज़न है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इंक्रीज स्टेबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अस्थाई बनाना चाहता है। इसमें ऑप्शन देखिए, अवॉइडिंग स्लीपिंग ये भी गलत है, इंक्रीज स्पीड ये भी गलत है, स्पीड तो उसमें बढ़ेगी ही नहीं।
और रिड्यूस फटीग ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, इंक्रीज स्टेबिलिटी, अस्थाई बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आपका विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू कंसंट्रेट लाइट ऑन द टूथ टू बी एग्जामिन। मतलब जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो कौन सा मिरर का यूज करते हैं जो कि आपके दांत पे जो लाइट जाता है वो एकदम कंसंट्रेट होता है। जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना वो कौन से दर्पण का यूज करते हैं, तो वो लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं, कनकेव मिरर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। कॉनकेव मिरर बोले तो अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मीन्स उत्तल होता है और कॉनकेव मीन्स अवतल। क्वेश्चन नंबर 10 आपका विच टाइप ऑफ वाटर इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर। हैवी वाटर, भारी जल का यूज किया जाता है, ये क्या एटॉमिक रिएक्टर में भारी जल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारी जल का फार्मूला क्या होता है, D2O, D2O। जैसे जल का फार्मूला क्या होता है, H2O, और भारी जल का क्या होता है, हैवी वाटर का D2O, डिटोरियम ऑक्साइड, डिटोरियम ऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द हेड लाइट ऑफ कार इज। जो कार होता है ना उसका जो हेड लाइट होता है, मतलब आगे जो सामने का जो लाइट होता है उसमें कौन सा मिरर होता है, हेडलाइट में कौन सा मिरर होता है, तो कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण। और जो पीछे का एरिया देखने के लिए वो लोग साइड मिरर का यूज़ करते हैं ना, साइड मिरर जो लगा होता है वो कौन सा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द फंक्शन ऑफ फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फ्यूज का काम क्या होता है। तो फ्यूज का काम ये है कि ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, टू ब्रेक द सर्किट इन केस ऑफ ओवरलोडिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और फ्यूज किसका बना होता है, लेड और टीन का जो मिश्रण होता है उससे बनाया जाता है फ्यूज का। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है ए फिजिकल बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। भौतिक तुला किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो ये लॉ ऑफ मोमेंट, मोमेंट के सिद्धांत पर काम करता है। भौतिक तुला लॉ ऑफ मोमेंट पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एज ए गैस फिल्ड बैलून ascend in atmosphere its weight। बोला कि एक जो गुब्बारा होता है जो गैस से भरी रहती है और जब वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर बढ़ता जाता है तो उसका वेट क्या होता है, जो गुब्बारे का वेट क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कम होगा। जब गुब्बारा आप हवा में छोड़ते तो ऊपर जाती है तो उसका वेट क्या होगा, तो जैसे ऊपर जाएगा उसका वेट बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर उड़ता जाता है। एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पूछ रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपेटल फोर्स है। सेंट्रीपेटल फोर्स का जो सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, वो किस दिशा में काम करता है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करता है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 है ऑलवेज वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, गलत है। ऑलवेज एक्ट एट द राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये सही है। ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द पाथ ऑफ मोशन, नोन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करता है। मोशन के जो गति होती है ना उसके लंबवत इसका बल लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और सेंट्रीपेटल फोर्स है और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल में क्या होता है, जो फोर्स होता है वो इनवर्ड होता है, अंदर की ओर लगती है, और
सेंट्रीफ्यूगल में फोर्स बाहर की तरफ लगता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए प्रेशर कुकर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। प्रेशर कुकर निम्न में से किस सिद्धांत पे काम करता है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो प्रेशर कुकर होता है उसमें क्या किया जाता है कि हम प्रेशर को कम कर देते हैं। प्रेशर जो लिक्विड का सरफेस होता है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका कम हो जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो जल्दी से बॉयल हो जाता है कोई भी चीज़ प्रेशर के अंदर, कुकर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट के बारे में। पूछ रहा है कि लेटेंट हीट क्या है, गुप्त ऊष्मा क्या है। पहला ऑप्शन है इट इज़ द हीट गिवन टू द बॉडी एंड सिमुलटेनियस द बॉडी रिलीज इट टू द एटमॉस्फेयर। गलत है। इट इज़ हीट गिवन टू ए बॉडी हीट बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी गलत है क्योंकि वो सेचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर जो होता है जल का उस पर होता है और सभी मटेरियल के लिए वो अलग अलग होता है। इट इज़ द हीट गिवन टू बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसका स्टेट चेंज करने के लिए जो टेम्परेचर दिया जाता है, जो हीट दिया जाता है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। जैसे पानी को जब आप वाष्प में चेंज करोगे ना वेपर में, तो पानी क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होगा। उसके बाद जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका टेम्परेचर पहुंचेगा, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है रुक जाता है, कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। और जो पानी अब क्या है कुछ टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो वेपर में बदलने लगता है। शायद 80 डिग्री या फिर 540 डिग्री होता है उसका लेटेंट हीट पानी का। बर्फ़ की और वेपर का दोनों का अलग अलग होता है, तो इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट का फार्मूला क्या होता है, Q = ml। Q क्या है, हीट है, M क्या है, द्रव्यमान है, L क्या है, लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पूछ रहा है कि वाई द ऑडिटोरियम वॉल, ऑडिटोरियम हो गया, ऑडिटोरियम वॉल आर प्रोवाइडेड विथ कार्डबोर्ड पैनल एंड पोरस वॉल फर्निशिंग। बोला कि जो ऑडिटोरियम हॉल होता है ना, उसको कार्डबोर्ड की पैनल से और दीवार में हल्का हल्का होल रखता है। आप कभी भी ऑडिटोरियम हॉल जाओगे ना तो उसमें देखना वो पैनल के द्वारा बनाया जाता है, पैनल के उसमें लगे रहते हैं और हर छोटा छोटा होल रहता है, वो आपको देखने आप बहुत केयर करोगे तब दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों बनाया जाता है, तो ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि इको ना हो, उसमें प्रतिध्वनि को कम करने के लिए, इको कम करने के लिए ऐसा बनाया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सो दैट द इको इफेक्ट में बी मिनिमाइज, इको इफेक्ट को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 के व्हाट इज़ द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा होता है। इंटरफेरेंस क्या है पूछ रहा है, तो जो इसका राइट आंसर होगा इसमें से नोन ऑफ द एबव राइट आंसर होगा। नोन ऑफ द एबव क्यों होगा, देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, 2 waves ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। ये देखिए एक क्वेश्चन सही हो सकता था, बट यहाँ पे एक डिफरेंट एम्पलीट्यूड कर दिया ना, यहाँ पे सेम एम्पलीट्यूड अगर करता तो ये ऑप्शन सही होता। ये क्या होता है, जब 2 तरंगे होती है ना उनकी एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए और वो सेम डायरेक्शन में जब ट्रेवल कर रही हैं और वो जाके किसी पॉइंट पे मिलेंगी तो वहाँ पे इंटरफेरेंस होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 2 waves ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम कर दिया, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट कर दिया, तो ये भी गलत है आपका। और सी क्या है,
टू वेव्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नोन ऑफ द अबव। और इसका जो सही आंसर होगा, टू वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। एम्पलीट्यूड क्या होता है? आयाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हेन ए ट्रेन अराइविंग एट ए प्लेटफॉर्म अप्रोच ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन इंक्रीज, द फिनोमिनन इज गवर्न बाय। बोला कि जब रेलवे प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी खड़ी रहती है और कोई ट्रेन आता है ना, तो जैसे दोनों का संपर्क आसपास में होता है तो इंजन की जो आवाज़ होती है बढ़ जाती है। तो आवाज़ कैसे बढ़ जाती है? तो आवाज़ इसलिए बढ़ जाता है, वो डॉपलर इफेक्ट होता है, डॉपलर इफेक्ट के द्वारा उसकी आवाज़ बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए 21 में क्या, व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज? ऑडिबल रेंज मतलब वो कौन सा रेंज है जिसको हम सुन सकते हैं। ये साउंड की फ्रीक्वेंसी दिया है, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी है 0 से 200, 0 से 20,000 हर्ट्ज, 0 से 2000 हर्ट्ज, 300 से 2000 हर्ट्ज। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि मनुष्य सुन सकता है। जो हम लोग ध्वनि सुनते हैं उसका रेंज क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनि होती है उसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। और ये ध्वनि होती है, 3 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है अवश्रव्य, जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको हम अवश्रव्य बोलते हैं। इसको कौन सुनता है? इसको जानवर सुनते हैं, जानवर जैसे सांप वगैरह होते हैं ना, ये लोग इसको सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी। और दूसरा होता है श्रव्य तरंगे होती हैं। श्रव्य में क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है जिसको हम मनुष्य लोग सुन पाते हैं। और तीसरा होता है अवश्रव्य अल्ट्रासोनिक, जिसमें 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इसको भी हम लोग नहीं सुन पाते, उसको कुत्ता बिल्ली ये लोग सुनते हैं। तो ये जो ऑप्शन दिया है इसमें क्वेश्चन में वो सारे ऑप्शन गलत हैं। आप इसको इतना याद रखना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी पावर? बोला कि जो एसी सप्लाई होता है, अल्टरनेटिव करंट 2 टाइप का होता है, अल्टरनेटिव और डायरेक्ट। तो हमारे घरों में जो आता है वो अल्टरनेटिव होता है। डायरेक्ट करंट कहाँ से मिलता है? जो जनरेटर से करंट मिलता है ना, वो डायरेक्ट करंट होता है। तो देखिए वो बोल रहा है कि पावर को ज़्यादा और कम करने के लिए एसी पावर को कम और ज़्यादा कैसे किया जा सकता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है? रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट, ये तो इससे रिलेटेड है ही नहीं। देखिए डीसी जनरेटर केवल डीसी करंट देता है, डीसी करंट के लिए लागू होता है। अब बचा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या है? ट्रांसफार्मर क्या होता है? वो हमेशा एसी के लिए यूज किया जाता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए ट्रांसफार्मर हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ट्रांसफार्मर जहाँ भी आए तो समझ लेना है कि वो अल्टरनेटिंग करंट है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू सन, मतलब सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो होता है मरकरी सबसे छोटा ग्रह भी है। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, मरकरी इज स्मॉलेस्ट आल्सो, सबसे छोटा ग्रह है मरकरी आपका, और ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 है, द प्लैनेट विच हैज़ नो सैटेलाइट, वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो मरकरी का कोई भी उपग्रह नहीं है। मरकरी और वीनस का भी कोई उपग्रह नहीं होता, ठीक है, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। मरकरी और वीनस इन दोनों का कोई
उपग्रह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 में क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड फॉर। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके लिए मान्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, ओनली हैवी बॉडी, मतलब केवल भारी वस्तुओं के लिए नहीं, केवल छोटी वस्तुओं के लिए नहीं, ओनली फॉर चार्ज बॉडी, ये भी गलत है। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है ना, वो सब के लिए लागू होता है, ऑल बॉडी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हर एक चीज़ों पे लगता है, हर एक पिंड पे लगता है, हर एक बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 क्या है, द फार्मूला F बराबर एम में इज डिडक्शन ऑफ। देखिए F बराबर एम में हमने ऊपर बताया था, ये न्यूटन बोला कि F बराबर एम में एक कौन सा नियम है, कौन सा लॉ है, F बराबर एम में कौन सा लॉ है? तो आप बताइए कौन सा, फर्स्ट लॉ है, थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, नोन ऑफ दीज, आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए? तो F बराबर एम में अभी मैंने ऊपर फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन ऐसा कुछ था तो बताया मैंने, न्यूटन्स का या सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। F बराबर एम में F क्या है, फोर्स है, M क्या है, द्रव्यमान है, और A क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है ये। द डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर विच इज़ वर्किंग इफ़ लेफ्ट ओपन, मतलब बोला कि कोई रेफ्रिजरेटर है जो चालू, रेफ्रिजरेटर को चालू करके हम उसका दरवाज़ा खुला छोड़ दें तो क्या होगा? जैसे कि आपको पता होगा कि रेफ्रिजरेटर का जो गेट होता है हमेशा बंद रखना पड़ता है ताकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े ना, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अगर रेफ्रिजरेटर का गेट हम खोल के छोड़ दें तो रूम में क्या इफ़ेक्ट होगा, रूम का टेम्परेचर क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल फॉल, रूम का जो टेम्परेचर होगा कम हो जाएगा, एक गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, द टेम्परेचर ऑफ रूम विल राइज, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये सही है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। फिर सी क्या दे रहा है, द रूम विल हैव द सेम टेम्परेचर एज हैज बीन मेंटेन विद इन द रेफ्रिजरेटर, ये भी गलत है। नोन ऑफ द अबव। तो देखिए एक क्वेश्चन पहले आप समझिए कि बोल रहा है कि रूम, अगर रेफ्रिजरेटर फ्रिज का गेट खोल दें तो रूम में क्या इफ़ेक्ट होगा? तो रूम का टेम्परेचर क्या है, बढ़ जाएगा। जबकि यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, वो ठंडा करता है सभी वस्तुओं को, जो भी चीज़ आप उसके अंदर रख दोगे ना तो ठंडा करके उसको सेफ रखता है, ठंडा रखता है। तो गेट खुलने के बाद रूम का टेम्परेचर बढ़ कैसे जा रहा है, ये सोचने वाली बात है ना। ये जब वो ठंडा रहता है अंदर में तो रूम का टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? तो देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे ही आप रूम उसका गेट खोल दोगे ना फ्रिज का, तो पहले तो उसका अंदर में क्या है, टेम्परेचर कम है, तो जो बाहर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर पूरा फ्रिज के अंदर आ जाएगा। तो बाहर का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर और फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम हो जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो फ्रिज को चलाने के लिए हमारा मोटर क्या है ना, कंटिन्यू चलता रहेगा, मोटर चलता रहता है। तो मोटर से जो हीट उत्पन्न होगी ना, जो मोटर से हीट प्रोड्यूस होगा उसके वजह से रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। मोटर के वजह से रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर उसमें से मोटर निकाल दें, कोई ऐसी टेक्निक डेवलप हो जाए कि उसमें मोटर की ज़रूरत ना पड़े फ्रिज में, तो फिर रूम का टेम्परेचर कम रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, आप इसको याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 में क्या है, एंटीनोड्स आर द पॉइंट ऑफ, बोल रहा है कि एंटीनोड कौन से बिंदु होते हैं।
एंटीनोड्स कहाँ पे प्राप्त होता है? तो एंटीनोड यहाँ प्राप्त होता है जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एंटीनोड किस चैप्टर से रिलेटेड है? वेव चैप्टर आपने पढ़ा होगा फिर, तो वहाँ से लिया गया क्वेश्चन। वेव तरंग जो होती है ना, वहाँ से क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 है, वाई द रेनबो इज फॉर्म्ड आफ्टर रेन। बारिश के बाद अक्सर आप देखते हो कि इंद्रधनुष बन जाता है, आकाश में क्या होता है, इंद्रधनुष बन जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि द टीनी वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज ए प्रिज्म। जो पानी का जो बूंद होता है ना, वो एज ए प्रिज्म का काम करता है। जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं ना, वो फिर वहाँ से स्कैटर्ड होती है, मतलब बिखर जाती हैं, और वो कई रंगों में बिखर जाती हैं। तो इसके वजह से हमें प्राप्त होता है, इंद्रधनुष बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। द टीनी वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज ए प्रिज्म। थर्टी नंबर क्वेश्चन क्या है? एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक बार द मैग्नेटिज्म इज। बोल रहा है कि जो चुंबकीय छड़ होता है ना, उसके मिडिल में हमारा चुंबकत्व क्या होगा? मैग्नेटिक बार के सेंटर पे चुंबकत्व कितना होता है? 0 होता है। और मैक्सिमम कहाँ पे होता है? नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है ना, वहाँ पे हमारा मैग्नेटिक मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 31 देखिए। 31 क्या है? मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स आर। जो फूड ग्रेन मतलब खाने पीने की जो वस्तुएं होती है, उसको सुरक्षित सेफ रखने के लिए सबसे अच्छा कंडीशन कौन सा होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है? लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। देखिए टेम्परेचर तो सही है, लो है, लेकिन ह्यूमिडिटी इन्होंने बढ़ा दिया, तो ये गलत है। यहाँ पे वो सेफ़ नहीं रहेगा, खाने पीने की चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। फिर ऑप्शन नंबर बी में क्या है? हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई है तो भी ख़राब हो जाएगा। सी में क्या? हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों ज़्यादा है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए। डी में क्या है? लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कम तापमान भी कम हो और आर्द्रता, वेट मतलब ह्यूमिडिटी भी कम हो। जहाँ पे लो टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी होगा, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें सेफ रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर है। अभी यहाँ से आपका केमिस्ट्री का पार्ट शुरू हो जाता है। यहाँ इसके बाद आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? लिटमस पेपर इज यूज फॉर चेकिंग। लिटमस पेपर का यूज क्या चेक करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर की शुद्धता जांच करने के लिए नहीं, ये गलत है। सी क्या? हार्डनेस ऑफ वाटर, ये भी गलत है। क्लोरीन कंटेंट ऑफ वाटर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एसिडिटी और एल्कनिटी ऑफ वाटर। वाटर का अम्लीयता और क्षारीयता ज्ञात करने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर हमारा का एसिडिटी और एल्कनिटी ऑफ वाटर के लिए हमें लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। अगर लिटमस पेपर हमारा ब्लू हो जाता है ना, ब्लू हो जाएगा तो वाटर हमारा क्या रहेगा? अम्लीय है, अम्लीय रहेगा, एसिडिटी रहेगा। अगर वो रेड हो जाएगा लिटमस पेपर तो एल्कनिटी हो जाएगा, यानी कि क्षार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप अच्छे से तैयार करिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द गैस सप्लाइड टू सी डाइवर्स फॉर रिस्पायरेशन। जो गोताखोर होते हैं ना, समुद्र में गोताखोर होते हैं, वो उनके श्वसन क्रिया के लिए कौन से गैस यूज की जाती है? जनरली हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, लेकिन उनके लिए कौन सा गैस यूज किया जाता है? तो उनके लिए हम
हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज करते हैं। गोताखोर हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज करते हैं सांस लेने के लिए, और इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं, हेलिऑक्स। हीलियम और ऑक्सीजन के मिक्सचर को हेलिऑक्स बोलते हैं, और इसका यूज गोताखोर लोग करते हैं श्वसन क्रिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 में क्या है? वुड चारकोल इज कॉमनली प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। बोला कि जो लकड़ी का कोयला होता है ना, वो लकड़ी को किस प्रोसेस से जलाने पर प्राप्त होता है? तो बिना आउट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एयर, मतलब बिना ऑक्सीजन का जब लकड़ी किसी भी चीज़ को हम जलाएंगे ना, तो हमारा चारकोल प्राप्त होता है। लकड़ी को बिना ऑक्सीजन के जलाने के बाद हमारा चारकोल प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, विदाउट एयर, यानी कि बिना ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। निम्नलिखित में से कौन सा रूप आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है? जो पीरियोडिक टेबल है ना, वो किस बेस पे है? पूछ रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो किस बेस पे है? तो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक को आधार मान के बनाया गया है पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि केमिकली ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। शुष्क बर्फ को हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसका भी फार्मूला सेम ही होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, CO2। ठीक है, शुष्क बर्फ को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बहुत सारे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 है, द एसिड प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? कौन सा एसिड मिलता है? तो हम वहाँ पे साइट्रिक एसिड मिलता है। इसको साइट्रस एसिड भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो साइट्रिक एसिड के कारण ही ये फल खट्टे होते हैं। जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, उन सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉसिल फ्यूल। निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन कौन है? जीवाश्म ईंधन कौन से हैं? कोल एंड पेट्रोलियम गलत है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गलत है, कोल एंड नेचुरल गलत है। तो जो हमारा कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है ना, इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला हो गया और जितने भी हमारा फ्यूल है और नेचुरल गैस हैं, ये सब हमारा जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन में क्या होता है? जो हमें ज़मीन से प्राप्त होता है, निकाला जाता है, वो पुराने पेड़ पौधों के दब जाने से जो प्राप्त हुआ है, उसको हम जीवाश्म ईंधन के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 में क्या है? द सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव इज। मतलब खाने को सेफ रखने के लिए निम्न में से कौन सा यूज किया जाता है? तो जो बेंजोइक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड से खाना सेफ रहता है। एक खाने को सेफ रखने के लिए यूज किया जाता है बेंजोइक एसिड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 40 में क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ। बोला कि रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज किसका एज प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो जो फॉसिल फ्यूल होते हैं ना, फॉसिल जीवाश्म होते हैं ना, जीवाश्म, उनका जो एज होता है वो जानने के लिए हम रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं, कार्बन 14 का। इसमें क्या होता है? जो पुराने पेड़ पौधे हैं जो कि अभी आपको नहीं मिलेंगे देखने को, उनका एज निकालने के लिए वो कितने साल तक जीवित रहे, तो इसका यूज किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 41 में क्या है?
द ऑक्सीजन इज एक्यूमुलेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बोला कि पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ऑक्सीजन किस पर कलेक्ट होता है, किस पर संचित होता है, कहाँ पे कलेक्ट होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो एनोड और कैथोड दोनों पे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बोथ इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड दोनों पे कलेक्ट होता है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बोथ। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 में क्या है, द रॉ मटेरियल कॉमन टू सीमेंट एंड ग्लास। वो बोल रहा है कि वह कौन सा मटेरियल है जो सीमेंट और ग्लास बनाने में यूज होता है। पूछ रहा है कि सीमेंट और कांच के लिए मतलब रॉ मटेरियल कौन सा है, कॉमन। तो सैंड का यूज क्या होता है, दोनों में यूज किया जाता है, सीमेंट और ग्लास दोनों में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सिलिका सैंड होता है, सिलिका सैंड। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज इनविजिबल इंक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदृश्य स्याही के लिए यूज किया जाता है, इनविजिबल इंक। तो कोबाल्ट क्लोराइड का यूज हम इनविजिबल इंक के रूप में करते हैं। और इनविजिबल इंक का यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे कुछ गुप्त चीज़ें लिखनी होती है जो कि सामान्य आँखों से दिखाई नहीं देता, वहाँ पे इनविजिबल इंक का यूज किया जाता है। और जनरली पुराने ज़माने में लोग नींबू का यूज करते थे, जो गुप्तचर होते थे ना पुराने ज़माने में, राजाओं के गुप्तचर, तो वो लोग नींबू का यूज करके लिखते थे। नींबू को भी हम इनविजिबल इंक के रूप में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, और नींबू भी इसके यूज में आता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इसेंशियली प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से मानव रक्त में मौजूद होता है। ब्लड में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कंपलसरी होता है, तो आयरन होता है, आयरन ब्लड में मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। 45 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइजनस गैस है। जहरीली गैस कौन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। इसका फार्मूला क्या होता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये जहरीली गैस है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 46 है, द मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर इज कॉल्ड। सीमेंट, सैंड और वाटर के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, कंक्रीट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और फिर एक क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 में क्या, एन एटॉम दैट कैन नेदर गेन नॉर लूज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। बोला कि वह कौन सा कोई परमाणु है जो ना तो इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही लेता है, ऐसे परमाणु को क्या बोलते हैं, ऐसे एटॉम को हम क्या बोलते हैं। तो ऐसे एटॉम को हम इनर्ट बोलते हैं। इनर्ट गैस जितनी भी होती है ना, वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन देती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके जो लास्ट सेल होता है ना, बाहरी कक्षा में उनके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसके भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो गैस बहुत ही स्टेबल होता है। तो ना तो किसी से लेना चाहता है और ना ही किसी को देना चाहता, वो अपने आप में स्टेबल होता है। तो जो इनर्ट गैसें होती हैं, नोबल गैसें, तो वो ना ही इलेक्ट्रॉन लेती है और ना ही देती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और इनर्ट गैसों के जो लास्ट कक्षा होते हैं, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 पूछ रहा है, वाटर इज ए। वाटर कौन सा मिक्सचर है, वाटर होमोजीनियस मिक्सचर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट ए सॉलिड फ्यूल। पूछ रहा है कि निम्न में से सॉलिड फ्यूल ठोस ईंधन कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, डंग केक। मतलब केक डंग क्या बोलते हैं, जो गांव में आपने देखा हो कि गोबर जो होता है ना, गोबर से बनाया जाता है, उसको हम डंग केक बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार से ईंधन है, फ्यूल है, ये सॉलिड होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड फ्यूल है। बी क्या, एथेनॉल। एथेनॉल क्या है, एथिल अल्कोहल C2H5OH। C2H5OH एल्कोहल का फार्मूला होता है, इसी को हम एथेनॉल भी बोलते हैं और एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो एल्कोहल होता है ना, वो हमारा क्या है, लिक्विड फ्यूल है, वो तो हमारा पानी की तरह होता है, लिक्विड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एथेनॉल। और सी क्या है, लकड़ी है, ये भी सॉलिड फ्यूल है। चारकोल, ये भी सॉलिड फ्यूल है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये जो हमारा एथेनॉल है वो सॉलिड फ्यूल नहीं है, ये लिक्विड फ्यूल है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कोल एज ए फ्यूल। पूछ रहा है कि कोयले का अगर यूज हम करते हैं तो उससे क्या क्या हानियाँ हैं, कोयले का यूज करने से क्या हानियाँ हैं। तो जो उससे मेन हानि होती है ना, देखिए चीप होता है तो हमारा सही है, ट्रांसपोर्टेशन इज़ डिफ़िकल्ट, ये भी उतना गलत नहीं है। और जो हमारा सबसे ज़्यादा हानि होता है, गिव एस एंड पॉल्यूटिंग गैसेज अपॉन कंबस्टन। जब भी हम कोयले को जलाते हैं ना, तो उससे राख निकलती है और वो इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड करता है, बहुत गंदा हो जाता है इन्वायरमेंट उससे। तो ये हमारा डिसएडवांटेज है कोयले का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को क्लियर करना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो ये PDF मैं आपको ग्रुप में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर बाय चांस टाइम मिलता, अभी तो काफ़ी रात हो चुकी है, तो मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों के लिए, बट अभी इतना ही क्लियर करते हैं। आप इतना अच्छे से पढ़ लो क्योंकि काफ़ी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन है इसमें। आप इतना पढ़ लो और बाकी जितने भी वीडियोज़ है सबको आप देख लो। खास करके मॉक टेस्ट जो था ना, मॉक टेस्ट को आप कई बार देखो, उससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। और लॉगिन कैसे करना, ये वीडियो भी आप देखो। और कोई भी प्रॉब्लम होता है लॉगिन करने के टाइम में, आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दो या फिर कॉल कर लो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लॉगिन करना है, ठीक है। और ग्रुप ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।